आप सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी लोग उठ गए हैं? नहीं उठे हैं? आवाज नहीं आ रही है? अरे उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाया हूँ मुंह धो लो। बाहर धूप निकल आई है, परीक्षा भी नजदीक आई है। उठो अब जिद छोड़ो, पुस्तक को जल्दी से खोलो। अरे वाह, ये तो एक नई कविता बन गई है। इससे पहले आपने इस कविता को पढ़ा होगा, ठीक है, जब बहुत बचपन में आप स्कूल जाते होंगे। इसके पीछे शेष था कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए, दिमाग उस वक्त तेज चलता है, शांत रहता है। बहुत ही अच्छी आदत है अगर जो सुबह उठता है। और करंट अफेयर्स तो हमारी परंपरा में रहा है, घर में आप देख रहे होंगे, सुबह सुबह पेपर आ जाता है, बाबा पापा चाचा सभी लोग खोल करके बैठ जाते हैं। तो करंट अफेयर्स सुबह ही पढ़ना चाहिए, फ्रेश माइंड से ज्यादा अच्छे से तैयार होता है। तो हमारी कोशिश है कि करंट अफेयर्स सुबह ही डालूं मैं, 7 बजे आपके पास पहुंच जाएगा। भले ही उसके लिए मुझे रात में रिकॉर्डिंग करना हो, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, मेहनत मैं कर रहा हूँ, परिणाम आप लाइए। ठीक है। और कल से ही शुरुआत किया है, कल शाम को 7:15 पे एक हमने करंट अफेयर्स का एक पार्ट ऑलरेडी डाल रखा है। आज है राष्ट्रीय घटनाओं का पार्ट 2, और पार्ट 2 शुरू होगा पेज नंबर 31 से लेकर के 35 तक, तो विस्तार पूर्वक का है। ठीक है। और जो शुरुआत में मैंने पहले ही बताया, जो शुरू में 1 नंबर से लेकर के 14 नंबर वन लाइनर है, ठीक है, वन लाइनर दिया हुआ है पेज, इसे हम लास्ट में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे लास्ट में? क्योंकि वो विस्तार का ही एक शॉर्ट रूप होता है, ताकि आप कम समय में उसका रिवीजन करके चले जाएं। और उसे हमेशा लास्ट में इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि विस्तार पूर्वक जब आप चीजों को पढ़ लेते हैं और उसके बाद ऐसा महसूस होता है सब भूल गया क्या, सब मिक्स हो गया क्या, ऐसे सिचुएशन में आप जब उसको लास्ट में पढ़ते हैं तो आपका दिमाग क्लिक करने लगता है कि अरे ये तो मैं पढ़ा था लेकिन मुझे याद आ रहा है। उससे आपका एक कॉन्फिडेंस जगता है। फिर कोई मतलब नहीं है पहले शार्ट पढ़ करिए फिर विस्तार में जाइए। पहले विस्तार पढ़िए, उसके बाद वो शार्ट अपने हिसाब से चीजों को दिया गया है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, आपके लिए महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा विस्तार वाला है, क्योंकि वो अपने हिसाब से किताब वालों ने छाटा है। पूरा न्यूज वहां नहीं है। जरूरी नहीं है उनका बनाया हुआ लाइन से प्रश्न आ ही जाए। ठीक है। हो सकता है कि 10 पेज बनाए हैं तो उसमें से 2 ही 4 प्रश्न आवे, लेकिन विस्तार पूर्वक अगर किसी बारे में न्यूज दिया गया है, किसी भी किताब में दिया गया है, तो वो पूर्ण रूप से लगता है। तो वहां से पहले पढ़िए फिर लास्ट में उसको पढ़िए, पढ़िए सब, छोड़िए कुछ भी नहीं। तो मैंने इसलिए लास्ट में उसको रखा है। वो पूरी किताब पढ़ लीजिए, तब उसको टॉपिक वाइज सब पढ़ डालिए। या फिर जैसे राष्ट्रीय घटनाओं को आप पढ़ लिया, उसके बाद जो है आप उसको लगा करके राष्ट्रीय वाला वन लाइनर पढ़ लीजिए, फिर अंतरराष्ट्रीय पढ़ लीजिए विस्तार पूर्वक, फिर अंतरराष्ट्रीय का वन लाइनर पढ़ लीजिए। इस प्रकार से भी करके आप खत्म कर सकते हैं साथ साथ में। ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे राष्ट्रीय घटनाओं का पार्ट 2। ठीक है। और लगभग सुबह ही आपको करंट अफेयर से संबंधित चीजें मिलेंगी। तो एक से पेज नंबर 1 से 14 तक हमने छोड़ रखा है। ठीक है, उसमें कुछ चीजें अभी लास्ट में आपको दिखेगी ऐड। तो 1 से 14 हमने अभी छोड़ा है। हमने जो शुरू किया है 15 नंबर से, पार्ट 1 में जो शुरू हुआ है, पार्ट 1 में वो 15 पेज से शुरू हुआ है। 15 से लेकर के 30 तक मैंने पार्ट 1 में पढ़ा दिया है। अब जो पार्ट 2 चल रहा है, पार्ट 2 वाला राष्ट्रीय घटनाओं, पार्ट 2 वाला जो राष्ट्रीय घटना है वो चलेगा पेज नंबर 31 से लास्ट तक। इसी 2 पार्ट में राष्ट्रीय घटनाएं खत्म हो जाएगी और वन लाइनर भी मैं इसी में खत्म करूंगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो हम लोग शुरू करेंगे मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु का उद्घाटन से। 12 जनवरी, 12 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट नहीं है लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 12 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी द्वारा, पहला इंपॉर्टेंट द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL का उद्घाटन किया गया। इसे आधिकारिक तौर पर ऑफिशियल तरीके से इसका जो नाम है वह है अटल सेतु न्हावा सेवा सी लिंक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के साथ साथ अटल सेतु न्हावा सेवा लिंक सी लिंक के रूप में भी माना जाता है। जो देश में समुद्र बना सबसे लंबा सेतु है। वाह वाह, समुद्र पर बना देश का सबसे लंबा पुल है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ध्यान रखिएगा। उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। इसका नाम क्या क्या है? देश में समुद्र को बना सबसे बड़ा लंबा सेतु। मुंबई किसको किसको जोड़ती है भैया? मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह हार्बर लिंक लगभग कितने किलोमीटर है? 22 किलोमीटर की एक विशाल समुद्री पुल है। कितना किलोमीटर? 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कितने किलोमीटर है। इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य शेवरी और चिरले के मध्य यात्रा में क्रांतिकारी बदलाव लाना, जिससे यात्रा के समय काफी कम समय। किसके बीच में? शिवरी से चिरले के मध्य में। इसको भी ध्यान रखना है। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल होने के साथ साथ सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। अरे पुल तो है ही, नॉर्मल वो पुल ही बना, चाहे वो सड़क का बना हो पुल, चाहे जो है कहीं भी बना हो पुल, वो तो है ही भारत का सबसे लंबा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। सबसे लंबा के साथ साथ सबसे लंबा समुद्री पुल भी है, मतलब हर मामले में सबसे लंबा। यह लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा। यहाँ देखो क्या था, 22 किलोमीटर लगभग दे दिया, यहाँ एकदम एग्जैक्ट दे दिया 21-22 से थोड़ा सा कम है। तो हो सकता है विकल्प में आपके 22 हो लगभग, या हो सकता है 21.8 दे दे। दोनों तरह से तैयार रहिएगा उत्तर देने के लिए। 21.8 यदि नहीं है तो जाहिर सी बात है 22 होगा। ठीक है। और अगला ध्यान रखने की बात है कि यह 6 लेन वाला पुल है, जिसकी समुद्र के ऊपर कुल लंबाई 16.5 किलोमीटर है तथा जमीन की लगभग 5.5 मीटर। समझ में आ गई बात? जो टोटल लंबाई है वह है 21.8 किलोमीटर। समुद्र के ऊपर जो है वह है 16.5 किलोमीटर, और जो जमीन पर है वह है 5.5 किलोमीटर। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तब निकल के उत्तर आएगा 21.8। तो इन तीनों को भी ध्यान में रखिएगा। मुंबई में बने बांद्रा वर्ली सी लिंक की तुलना में हार्बर लिंक की लंबाई 4 गुना अधिक है। बहुत इंपॉर्टेंट। मुंबई में बने बांद्रा जो सी लिंक है, उसकी तुलना में ये जो लिंक बना हुआ है अटल सेतु वाला, वह कितना गुना लंबा है? 4 गुना लंबा है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह पुल दक्षिणी मुंबई के सेवरी कहाँ है? दक्षिणी मुंबई में है, और सेवरी से शुरू होकर रायगढ़ जनपद के उरण तालुका में नहावा सेवा पर समाप्त होता है। इस लिंक के निर्माण पर कुल 18,000 करोड़ रुपए खर्च आया है। ये सब फिलहाल नहीं पूछता है। शुरुआत की बात है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, 2018 में शुरू हुआ था और उद्घाटन 2024 में हुआ है। ठीक है, 6 साल लगा हुआ। इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जो कुल लागत का 80% भाग कवर करता है, जबकि शेष राशि राज्य यानी महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार के मध्य साझा है। इस हार्बर लिंक में रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग तकनीक का उपयोग भारत में पहली बार किया गया। किस तकनीक का उपयोग पहली बार किया गया है? रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग तकनीक का पहली बार भारत में प्रयोग किया गया है, जो ढेर नींव बिछाने हेतु एक नवीनतम तकनीक है। यह हार्बर लिंक वाहनों को रोकने या धीमा करने की आवश्यकता के बिना टोल एकत्र करने की ओपन रोड टोलिंग पद्धति अपनाने वाली देश की पहली परियोजना भी बन गई है। ध्यान रखिएगा। पल में आर्थोटोपिक लगा है। एक मिनट रुकिए, डिलीट करते हैं लाइन वाला। हाँ, आर्थोटोपिक क्या है? आर्थोटोपिक। पल में आर्थोटोपिक स्टील डेक की सुविधा दी गई है, जो भारत में पहली बार पुल को व्यापक स्पैन प्रदान करती है। ठीक है। 6.5 रिक्टर तीव्रता वाला अगर भूकंप आता है, इसको भी ये पुल सह लेगा। कितना? 6.5। ठीक है। पुल में नाइस बैरियर का प्रयोग किया गया है, साथ ही इसमें साइलेंसर भी लगा है जो ध्वनि को कम करता है। बहुत अच्छी बात है। इससे पूर्व असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल का निर्माण किया गया था, जो कि भारत का सबसे लंबा पुल था। इससे पूर्व कह रहा है, इससे पूर्व, किससे पूर्व? मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक या अटल सेतु लिंक से पहले जो पुल सबसे लंबा भारत में था, वह असम राज्य के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित था। उसका नाम है डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल।
तो ध्यान रखिएगा, अब नंबर 1 पर सबसे लंबा पुल जो हो गया है 22.8 किलोमीटर, वह है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, और दूसरे नंबर पे हो गया है आपका हजारीबाग। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट था वहां मैं स्टार लगा दिया हूं, समझा दिया। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 हमेशा पूछा जाता है यहाँ से कोई न कोई सवाल, तो ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, और ऊपर के 4-5 नाम तो जरूर याद रखना। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 11 जनवरी 2024 को। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। रिपोर्ट में 4477 शहरों का मूल्यांकन किया गया। इसमें 61 छावनी और 88 गंगा किनारे बसे शहर शामिल है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार कौन सी बार? 7वीं बार। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में मध्य प्रदेश का इंदौर शहर लगातार 7वीं बार, 7 चरण में चुनाव भी हुआ है, और मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7 बार सबसे स्वच्छ भारत का शहर घोषित किया गया है। इस वर्ष इंदौर के साथ सूरत भी शीर्ष स्थान पे। अच्छा भाई, सूरत भी साथ साथ लगा हुआ है। रैंकिंग देख सकते हैं, 1-1 दोनों को मिला है। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न में इंदौर के साथ साथ सूरत भी डाल सकता है, या इंदौर की जगह सूरत कर सकता है, सूरत की जगह इंदौर कर सकता है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि इंदौर और सूरत दोनों का बराबर रैंकिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों ही 1 नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद नवी मुंबई आ गया तीसरे स्थान पर। चौथे में विशाखापट्टनम है, भोपाल है। ये है शीर्ष 20 सबसे स्वच्छ शहर। तो शुरू का भैया ऊपर का 5-6 याद कर लेना। ठीक है, ध्यान रख लेना। और ये भी पूछ सकता है, नाम तो सबका ध्यान रख लेना, कर देगा शीर्ष 20 में कौन शामिल नहीं है, तब क्या करोगे? नजर सब पर डालना है। ठीक है, भोपाल, विजयवाड़ा, नई दिल्ली, त्रिपुटी, ग्रेटर नोएडा, पुणे, चंडीगढ़, रायपुर, पिपरी, चिचवाड़, नोएडा है। नोएडा उत्तर प्रदेश के सेंस में ध्यान रखिएगा। अहमदाबाद, ग्वालियर, गुंटूर, बारामती, उज्जैन, मीराभंज। 20 नाम है, जिसमें से आपका एक नाम जिसका है नोएडा, यही एक ऐसा जो सिटी है, शहर है, वह उत्तर प्रदेश का है जो शीर्ष 20 स्वच्छ शहर, वो भी 1 लाख से अधिक वाले में शामिल है। उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में इसको ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी टोटल भी उत्तर प्रदेश पूछ सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। ऐसा इसलिए मैं फोकस किया, बाय द वे उत्तर प्रदेश के सेंस में कह दिया उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा शहर है जो 20 स्वच्छ सर्वेक्षण में शामिल है या नहीं शामिल, जो भी बना दे, तो आपको पहचानना है कि वो एक शहर है। कौन है? नोएडा। 20 जो सबसे स्वच्छ शहर है 1 लाख की श्रेणी में, उसमें नोएडा शामिल है। बाकी आपको ऊपर से सब चीजें तैयार रखना। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। शीर्ष 5 स्वच्छ शहर 1 लाख से कम वाले में जल्दी पूछता नहीं है, फिर भी 1-2 नाम हम याद रख लेंगे। सासवड़ महाराष्ट्र और पाटन छत्तीसगढ़, लोनावाला महाराष्ट्र, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड, बहुत टेंशन नहीं लेना है। महू कैंट, महू शायद मध्य प्रदेश में है। देवालाला कैंट, अहमदाबाद, 2-3 नाम याद रखिए। पहला विशेष स्तर पर महू को ध्यान रखिएगा। शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ छावनी में नंबर 1 पर महू कैंट है, देववाला कैंट है, फिर तीसरे पर हमदार है। पहला ही नाम याद रखिए, बहुत है। निम्न जो प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं उनमें 27वें नंबर पर सबसे नीचे है अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, राजस्थान, नागालैंड, त्रिपुरा। अब बात करते हैं विस्तार में और क्या दिया है इसके बारे में। यहाँ से सब हो गया है। नीचे आएंगे तो कहेंगे हम लोग कि सबसे स्वच्छ राज्य का जो पुरस्कार इस बार मिला है वह मिला है महाराष्ट्र को। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। महाराष्ट्र को सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, और स्वच्छता कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों वाले शहर के लिए चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार मिला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को, और सफाई मित्र सुरक्षित
शहर का पुरस्कार मिला है चंडीगढ़। ये नाम याद रखना। वाराणसी की बात करते हैं तो कलर बदल देते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के सेंस में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर, ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था ना जी, 44 तो कितना शहर शामिल है उसमें, कुछ गंगा किनारे हैं, कुछ कुछ नहीं याद रखना है, नाम याद रखना है। कितने हैं? 88। कहाँ है तुम्हारे भाई? हाँ, कहाँ है? ये देखो, 61 छावनी है। 4477 में 61 छावनी भी शामिल है और 88 गंगा किनारे। तो वही यहाँ पे बात हो रही थी। वाराणसी जो उत्तर प्रदेश का शहर है, सबसे स्वच्छ गंगा शहर का सम्मान कचरा मुक्त शहरों के स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा को 5 स्टार मिला है। ठीक है, सबसे स्वच्छ गंगा शहर उत्तर प्रदेश के वाराणसी को कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल में नोएडा उत्तर प्रदेश को 5 स्टार शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए स्वच्छ भारत मिशन के गीत का विमोचन किया गया, जिसका शीर्षक नया संकल्प है, नया प्रकल्प है। इसे आवाज दिया है प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। ध्यान रखना कि ये जो इसका गीत है, शीर्षक है, वह इसका शीर्षक है नया संकल्प नया प्रकल्प। बाय द वे पूछ दिया कि इस गीत को जो आवाज दिए हैं उनका नाम क्या है, तो कैलाश खेर है। ठीक है, कैलाश खेर। चलिए भाई, अच्छा अच्छा, यहाँ पे है शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ गंगा नहर, गंगा शहर। ध्यान रखना भैया, वाराणसी तो हो ही गया ऊपर, अच्छे से विस्तार पूर्वक हम लोगों ने चर्चा कर लिया कि नंबर 1 पे कौन है, वाराणसी। अब 2 भी याद रख लेना यार, वाराणसी के बगल में इलाहाबाद है, बिजनौर तीसरे पे है, हरिद्वार चौथे पे, कन्नौज 5वें पे, और पटना छठे पे, ऋषिकेश, कानपुर, राजमहल, साहिबगंज। अब याद थोड़ा रखना, अगर उत्तर प्रदेश के सेंस में यहाँ से करंट पूछेगा तो कैसे पूछेगा, ये भी कर सकता है। निम्न सबसे स्वच्छ गंगा शहरों में, 10 गंगा शहरों में या स्वच्छ शहरों में, निम्न में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल नहीं है? हमें याद रखना है, उत्तर प्रदेश का एक बनारस शामिल है, दूसरा भैया प्रयागराज है, बिजनौर उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश हो गया, कन्नौज भी उत्तर प्रदेश में है, और कानपुर भी उत्तर प्रदेश में है। साहिबगंज तो बिहार में है ना जी। तो ये 5 शहर हैं जो उत्तर प्रदेश के सबसे 10 स्वच्छ गंगा शहरों में शामिल है। ठीक है, बाकी भी देख लेना भारत के संदर्भ में, या पूछ देगा निम्न से कौन शहर नहीं शामिल है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि हरिद्वार, पटना, ऋषिकेश इन सब से दुश्मनी है, कोई कुछ भी पूछ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्य की बात करें, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना, 4-5-6 राज्यों को ध्यान दे देना। ठीक है, तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात और अपना उत्तर प्रदेश निचले स्थान पर शामिल। ठीक है, अच्छे से देख लेना। पीडीएफ जो बात कर रहे हैं पढ़िए, यहाँ से पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए। भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च। पहला तो इंपॉर्टेंट स्टार लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो कहते हैं शॉर्ट में, ने जनवरी 2024 को अपना पहला ही है, पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह, जिसका नाम है एक्सपोसैट, को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, जो ब्लैक होल जैसी खगोलीय रचनाओं के बारे में जानकारियां उपलब्ध करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, चलो नाम आपने याद रख लिया, पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह, जिसका नाम है एक्सपोसैट, नाम याद रखना, एक्सपोसैट। यह इसका काम क्या है? इसका काम है ब्लैक होल से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराना। तो इसरो ने प्रक्षेपित किया, पहला अभियान था एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट के मामले में, और इसका कार्य जो है वह है ब्लैक होल संबंधी सूचनाओं के बारे में जानकारी साझी करना। इसरो ने के अत्यंत विश्वसनीय उपग्रह PSLV C58, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है किस उपग्रह द्वारा प्रक्षेपित किया गया, तो वो वाहन का नाम है PSLV C को मत भूल जाना, ठीक है, कंफ्यूज कर देगा CTP करके।
तो ध्यान रखना C-58 द्वारा पहले लॉन्च पैड के उड़ान करने के बाद प्राथमिक एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट को पृथ्वी की 650 किलोमीटर निचली कक्षा में स्थापित किया गया। इसका फुल फॉर्म भी चाहो तो नजर में बनाए रखना, ये तो आसान है। खैर, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट का उद्देश्य अंतरिक्ष में तीव्र एक्सरे स्रोतों को ध्रुवीकरण की जांच करना है। ठीक है, क्लियर। 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसरो पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह ब्लैक होल की जानकारी देगा, PSLV C-58 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, बस आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर पेज पर आते हैं। इसरो के अनुसार यह आकाशीय स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण माप में अनुसंधान करने वाला अंतरिक्ष एजेंसी का पहला समर्पित वैज्ञानिक। बस बात खत्म। ठीक है, और इसके बारे में क्या क्या कर सकता है। एक्सपोसैट का प्राथमिक पेलोड पोलीएक्स, इसका नाम है एक्सरे पोलरीमीटर उपकरण, जिसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है और UR सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा निर्मित एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग द्वारा पोलरीमेट्री मापदंडों के मापने के लिए डिजाइन किया गया। मिशन की अवधि 5 वर्ष। बस यहाँ पे ध्यान रखना, ये सब रामायण महाभारत बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। मिशन की अवधि 5 वर्ष है। ठीक है, भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान विभाग के चंद्रयान 3 और आदित्य एल मिशन के बाद यह देश में अंतरिक्ष क्षेत्र में अगला ऐतिहासिक कदम। ठीक है, इस उपग्रह के माध्यम से भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद हमारी आकाशगंगा में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करने के लिए एक विशाल खगोल विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित करने वाला दुनिया का दूसरा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, दुनिया का दूसरा इंपॉर्टेंट देश है। किसके बाद? अमेरिका के अमेरिका के बाद भारत दूसरा देश है जो इस खगोल विज्ञान वेधशाला वाला दुनिया का दूसरा देश। ठीक है, दूसरा देश बना है। कौन? किसके लिए? हमारी आकाशगंगा में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करने के लिए एक क्या है यहाँ पे, एक विशेष खगोल विज्ञान वेधशाला, विशेष खगोल विज्ञान वेधशाला वाला दुनिया का दूसरा प्रक्षेपण वाहन PSLV की 60वीं सफलता। ठीक है, इतना ही याद रखना। 5 वर्ष का मिशन है, लाइफ है, इसका अवधि है, कार्यकाल है। अमेरिका के बाद दूसरा भारत देश है जो इस तरह का जो है विशेष खगोल विज्ञान वेधशाला स्थापित किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है दूसरा। ठीक है, वेटलैंड आर्द्र भूमि सिटी प्रमाणन। जनवरी 2024 के दौरान केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना हेतु भारत के 3 शहरों के लिए नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं। वो शहर कौन कौन सा है भैया? वो शहर कौन कौन सा है? एक है मध्य प्रदेश का इंदौर, दूसरा है मध्य प्रदेश का भोपाल, और एक प्रदेश है राजस्थान, उसका उदयपुर। मतलब मध्य प्रदेश के 2 सिटी, इंदौर और भोपाल, और राजस्थान का उदयपुर। जयपुर नहीं, राजधानी मत याद कर लेना कि नहीं राजस्थान में तो जयपुर ही मैं करूंगा। नहीं नहीं नहीं, राजस्थान का जयपुर नहीं है, मध्य प्रदेश का इंदौर, जिसे 1 लाख से अधिक श्रेणी में भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, वही इंदौर जो लगातार 7वीं बार हुआ है। उसके साथ ही अब सूरत भी जम के बैठ गया है उसी के बराबर में, वो शहर, और भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, और दूसरा स्टेट है राजस्थान, उसका उदयपुर। ठीक है, आइए, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अमृत धरोहर पहल रामसर साइटों के संरक्षण में बढ़ावा देते हुए वेटलैंड सिटी प्रमाणन लक्ष्य। मंत्रालय की बात है, देखो केंद्रीय पर्यावरण, ये सब चीजें जो पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं ना, अगर बाय द वे मंत्रालय पूछ भी तो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं तो पर्यावरण मंत्रालय, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन सब पर दिया हुआ है कि वही आप करेगी। जल से संबंधित मामला कोई है तो जल मंत्रालय वगैरह है, इस तरह की चीजें कुछ कॉमन सेंस से भी प्रश्न कर दिए जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट है 3 शहरों का नाम याद रखना है, 2 स्टेट है, मध्य प्रदेश के 2 शहर हैं, इंदौर भोपाल, राजस्थान का उदय। ठीक है, आइए, इस पहल का उद्देश्य है शहरी क्षेत्रों के आर्द्र भूमि के संरक्षण तथा इसके उपयोग को बढ़ावा देना।
ये नहीं भी पढ़ेंगे विकल्प में आ जाएगा तो अन्य विकल्प की अपेक्षा ये आप आराम से पहचान लेंगे। लेकिन बाकी एक बार हल्का हल्का पढ़ते चले जाया करो। इंदौर शहर की बात करें तो होलकर राजवंश द्वारा स्थापित किया गया भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। इस शहर में सिरपुर झील आद्यभूमि स्थित है। अब हमको एक नया चीज पता चल गया कि इंदौर को जिसने बसाया था वह कौन सा वंश था? होलकर राजवंश था। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, सामान्य जानकारी भी मिल गई। भोपाल भारत के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है, यहाँ आद्यभूमि स्थित है। ठीक है, उदयपुर शहर के समीप 5 प्रमुख आद्यभूमि है, पिछोला, फतेह सागर, स्वरूप सागर, दूध तलाई। आद्यभूमि एक ऐसा स्थल होता है, भूभाग होता है, जहाँ पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल में संचित होता है। तो यहाँ पे जो भैया हम लोगों ने जो इम्पोर्टेंट पढ़ा है उसका ध्यान रखना। इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो जो चीजें है, इन शहरों का नाम याद रख लेना। ठीक है, इन शहरों को याद रख लेना, इंदौर को, भोपाल को और उदयपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी सब चीजें आप जाने। पार्वती, काली, सिंध, चंबल लिंक परियोजना, अच्छे से ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच 75,000 करोड़ रुपए की संशोधित पार्वती, काली, सिंध, चंबल लिंक परियोजना। क्या क्या है? पार्वती है, काली है, सिंध है, चंबल है। यह लिंक नदी परियोजना कितने राज्यों में है? दो पक्षी, दो राज्यों में, लेकिन समझौता जो हुआ है वह द्विपक्षीय हुआ है, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार भी शामिल हो गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान है, साथ में केंद्र सरकार। यह समझौता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, देखो जल से संबंधित मुद्दा आया ना, जल मंत्रालय आ गया ना जी। यहाँ पे आर्द्र भूमि वगैरह जो है पर्यावरण से संबंधित चीजें हैं। जब आप पर्यावरण की किताब पढ़ते हो, घटना चक्र पूर्वावलोकन, साल पेपर पढ़ते हो, आप कोई किताब पढ़ते हो, तो उसी में वेटलैंड वगैरह की बात मिलती है, साइंस में नहीं मिलती है, ध्यान रखा करो। तो जब उससे संबंधित जो चीजें पढ़ रहे हो, उससे संबंधित कोई चीज आ जाए और पूछ दे कि यह किस मंत्रालय के तहत है, तो थोड़ा सा दिमाग चला करके जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वगैरह दिखाई दे और केंद्रीय पर्यावरण जलवायु परिवर्तन दिखाई दे, तड़ाक से उसको टिक मारिए, चल दीजिए। और जहाँ पे नदी इस तरह की चीजों का बात हो, वहां पे क्या है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में नई दिल्ली में इस पर हस्ताक्षर हुआ। क्योंकि त्रिपक्षीय समझौता है तो भाई केंद्र सरकार तो रहेगा ना। इस समझौते से मध्य प्रदेश और राजस्थान के 26 जिलों में 5,80,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 30 से 40 लाख तक लागत में पेयजल की सुविधा उपलब्ध, यानी सिंचाई के साथ साथ पेयजल की भी समस्या खत्म हुई। इस परियोजना पर जो खर्च होगी उस राज्य का 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य, यानी 90% केंद्र देगा, 10% राज्य में मध्य प्रदेश 10%, 10% राजस्थान। परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 13 जिले, अब 13 जिला मत रटिए, ये नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। यह परियोजना मध्य प्रदेश की शुरू, ये भी छोड़िए, जिला नहीं पूछेगा, वो लोकल होगा वहां का पेपर पर तब पूछेगा। उत्तर प्रदेश में या भारत के एग्जाम में नहीं पूछेगा, यूपीपीसीएस या आईएएस में। ठीक है, जिला उला नहीं पूछेगा। तो काहे माथा पच्ची हम करें बेमतलब को, जो प्रश्न आना ही नहीं है। वैसे भी बहुत पढ़ना होता है करंट अफेयर्स में। अब बात करते हैं भैया, पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। यही प्रश्न बन सकता है सीधे सीधे, नीचे जाओ चाहे न जाना तो है ही, फिलहाल छोड़ना नहीं है, लेकिन यहां से भी प्रश्न सीधे बन सकता है एक लाइन से ही। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा बना है? तो हमें नाम याद रखना होगा, पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का पांचवा, कहा भारत का पहला एशिया का पांचवा डार्क स्काई पार्क बन गया है। इसका उद्घाटन जनवरी 2024 में। भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व में से एक पेंच टाइगर रिजर्व दो राज्यों में, कहां कहां, महाराष्ट्र है और वही मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व में एक रात्रि वेधशाला स्थापित की गई है। यहाँ बघाली के निकट का क्षेत्र तारा अवलोकन के लिए निर्दिष्ट किया गया। डार्क आई पार्क एक ऐसा क्षेत्र होता है जो आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है। यह कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करता है। भारत का पहला डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र हानले
में स्थित खगोलीय वेधशाला, जो एक उच्च ऊंचाई वाला खगोल विज्ञान स्टेशन है तथा यह भारतीय खगोल बोर्ड की संस्था। बहुत ज्यादा तामझाम नहीं देखना, यहाँ पे बस हमें ये देखना है कि जो भारत का पहला डार्क क्या है भाई, डार्क स्काई पार्क है, वह किस रिजर्व टाइगर रिजर्व में है। तो वो है टाइगर रिजर्व नाम का पेंच टाइगर रिजर्व नाम है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जगह में दोनों ही राज्यों में फैला हुआ है, लेकिन ये जो स्थापित किया गया है पेंच टाइगर रिजर्व जो हिस्सा महाराष्ट्र में आता है वहां पर है। ठीक है। IUCN क्या है? IUCN वही रेड लिस्ट जो जारी करता है, कौन खतरनाक है, कौन गंभीर श्रेणी में है, कौन जो है विलुप्त श्रेणी में है, वही है अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट में पहली बार हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किया गया। इसे असुरक्षित, इसमें असुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। हिमालय वुल्फ, जिसका वैज्ञानिक नाम कैनिस ल्यूपस चांको है, हिमालय में पाया जाने वाला एक प्रमुख ल्यूपिन शिकारी है। आकार के आधार पर इसकी अनुमानित आबादी 2275 से 3792 के मध्य है। ठीक है। इसे तिब्बती भेड़िया भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हिमालयन वुल्फ को तिब्बती भेड़िया भी कहा जाता है, जो 4000 मीटर की अधिक ऊंचाई पर रहते हैं। ये आनुवंशिक रूप से पूरे भेड़ियों से भिन्न होते हैं। उत्तर भारत में यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में पाया जाता है। क्या इंपॉर्टेंट है? हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले खास करके लद्दाख और हिमालय प्रदेश के लाहौल स्पीति में इसका नाम है हिमालयन वुल्फ। इसे तिब्बती भेड़िया भी कहा जाता है। इसे रेड लिस्ट के असुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। बात समाप्त। प्रधानमंत्री ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। आइए जानते हैं तालाबीरा है कहां। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 फरवरी 2024 को ओडिशा के संबलपुर, कहां पर? ओडिशा राज्य के संबलपुर में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के 3 गुड़े 800 यानी 8 त्रिक 2400 मेगावाट, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, 3 गुड़े 800 यानी 3 प्रोजेक्ट 800 के, जिसका कुल जो क्षमता है वह है 2400 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट तालीबोरा, यहां से तालाबीरा थर्मल पावर नाम याद रखो, तालाबीरा, ठीक है, की आधारशिला रखी। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल बिजली संयंत्र अत्यधिक उच्च तापमान और दबाव पर संचालित करने के लिए डिजाइन किए गए। तालाबीरा थर्मल पावर परियोजना रुपया 27,000 करोड़ के अधिक लागत से निर्मित है। रुपया जल्दी पूछता नहीं है। ठीक है। इसका जो उद्देश्य है सस्ती बिजली प्रदान करना, जो देश की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान करेगा, और रोजगार वगैरह की तो बात जरूर ऐड किया जाता है कि रोजगार अवसर भी देगा और देता भी है। यह थर्मल पावर प्लांट कम कार्बन पदचिह्न और इतना 10 पर्यावरण ठीक है यार। इस परियोजना के प्रारंभिक चरण में 2400 मेगावाट क्षमता शामिल है और दूसरे चरण में 800 करोड़ किए गए प्लस पॉइंट। देखो भैया, ओडिशा में एक जिला है संबलपुर, ठीक है, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 3 गुड़े 800 यानी 8 त्रिक 2400 मेगावाट के तालीबारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। 52 महीने में चालू होने की संभावना है। महाराष्ट्र के सांगली जिले के नए अटपाडी संरक्षण रिजर्व की घोषणा, अटपाडी है, ठीक है, ध्यान रखना। महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2024 में सांगली जिले, महाराष्ट्र के सांगली जिले में, वहां पे उसी जिले में स्थान है अटपाडी क्षेत्र। अटपाडी क्षेत्र में एक नए संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की। इसका नाम है अटपाडी संरक्षण रिजर्व। ठीक है।
यह महत्वपूर्ण विकास क्षेत्र में वन्य जीवन और जैव विविधता संरक्षण दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अटपाटी संरक्षण रिजर्व सांगली जिले की वन भूमि में स्थित है। यह महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी पर्यावरण कुछ होगा, ठीक है, जो पश्चिम में कट गया है नीचे थोड़ा सा, पश्चिम में मैनी संरक्षण क्षेत्र को जोड़ता है। बस ध्यान इतना रखना, यहीं पे जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना थोड़ा ध्यान रखना। महाराष्ट्र का जो सांगली जिला है वहीं पे महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक नए संरक्षण रिजर्व जिसका नाम अटपाटी संरक्षण रिजर्व है कि संरक्षण की दिशा में एक कदम उठाया है और वहां पे घोषणा किया है कि ये बनाया जाएगा। और बाकी बहुत ज्यादा भाई ये सब वन सब में पाए जाते हैं प्रजातियां हैं, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, पुराना न्यूज है, जनवरी का है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है भैया जो आंध्र प्रदेश है वहां किस जगह है अंबेडकर जी की मूर्ति किया गया? आंध्र प्रदेश में है विजयवाड़ा, विजयवाड़ा में है स्वराज मैदान, वहीं पर वहीं के मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के जगनमोहन रेड्डी ने अंबेडकर जी का 19 जनवरी 2024, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, अंबेडकर जी की कितनी फीट, 206 फीट, ये इंपॉर्टेंट है, 206 फीट याद रखना इंपॉर्टेंट है। और क्या है, ऊंची कांस्य प्रतिमा, सोने का नहीं, चांदी का नहीं, तांबे का नहीं, कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया। इसे सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी मूर्ति बताया गया। इसका सामाजिक न्याय, अरे नाम ही है स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, तो हिंदी में है सामाजिक न्याय की मूर्ति, ठीक है। चलिए, इस प्रतिमा का निर्माण पूर्णतः मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट तैयार किया गया। इस प्रतिमा में 81 फीट का मंच है, ठीक है, 81 फीट का मंच है, उसी के ऊपर 125 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। इतना एकड़ में फैली है, इतना खर्चा आया है, 400 टन स्टील का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और मूर्ति के परिसर में अम्बेडकर के जीवन को दिखाने के लिए स्क्रीन लगाई गई है। यहाँ पर 2000 लोगों को बैठने की क्षमता है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम वाली इस मूर्ति का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने बनाया है, जिन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा गुजरात में बनाया था। तुषार पटेल नाम सबको याद है। बस यहाँ ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 206 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसमें से 81 फीट का मंच है, 125 फीट उनकी मूर्ति की ऊंचाई है, का कांस्य प्रतिमा है, उसकी आधारशिला रखा जगनमोहन रेड्डी ने। इसे सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी मूर्ति बताया गया। राम तुषार जी ने इस मूर्ति का निर्माण किया है, जिन्होंने सरदार पटेल की मूर्ति का निर्माण किया। तो भारत का पहला ग्राफिक इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के पहले ग्रीन केंद्र की केरल के त्रिशूर में, नाम याद रखना, केरल के त्रिशूर में, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, केरल राज्य तो चलो इंपॉर्टेंट हो गया, केरल राज्य में भी स्थान पूछ दिया तो किससे पूछने जाओगे? केरल के त्रिशूल में स्थापित करने की घोषणा की गई है। ग्राफीन सेंटर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, अब ये ग्राफीन का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जिस डिपार्टमेंट में, जिस वस्तु में होता है, उसी से रिलेटेड डिपार्टमेंट का भी नाम होगा। तो भाई इसका इलेक्ट्रॉनिक चीजों में उपयोग होता है ग्राफीन का, तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी हमारे पास मंत्रालय है देश में, तो उसी के नेतृत्व में भारत सरकार और केरल सरकार के टाटा स्टील लिमिटेड के साथ ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास, नवाचार और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। त्रिशूर के डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में स्थापित इस केंद्र पर, त्रिशूर के डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में स्थापित इस केंद्र पर केंद्र सरकार द्वारा 86.41 करोड़ रुपया आवंटित किया गया। इस परियोजना का उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ साथ राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों को भी बढ़ावा देना है। ग्राफीन दुनिया में सबसे पहला पदार्थ है जो एक परमाणुवी परत के रूप में पाया जाता है, जो कार्बन का अनुरूप है, और यह विद्युत का अच्छा चालक होता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा केरल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंटेलिजेंस थिंग्स सीनियर्स की भी शुरुआत की गई है। सेंटर का उद्घाटन छोड़िए, जो इंपॉर्टेंट है ये हो गया, ठीक है। भारत का पहला ग्राफीन केंद्र कहाँ पे खोला गया है? केरल के त्रिशूल, त्रिशूल नहीं त्रिशूल,
ठीक है, त्रिशूर के डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में। ठीक है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब चीजें ध्यान रखिए। भारत और इटली के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते की मंजूरी, इसके बीच में, भारत और इटली के बीच में, थोड़ा सा याद रखना। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत सरकार और इटली के बीच में प्रवासन और आवाजाही समझौते पर हस्ताक्षर, उससे संबंधित विदेश मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस समझौते के बीच परस्पर संपर्क वृद्धि होगी, विद्यार्थी, कुशल कारीगर, कारोबारी, युवा पेशेवर की आवाजाही बढ़ेगी, साथ ही दोनों के बीच में सहयोग में मजबूती मिलेगी। बस काम कर, ठीक है। पूछ लेगा, अगर सीधा सीधा पूछ लेगा, प्रश्न बहुत घुमाएगा नहीं। किन दो देशों के बीच में आवाजाही समझौते का समझौता हुआ है? तो ध्यान रखना, भारत इटली, वही जहां राहुल गांधी के ननिहाल है, जब मन करता है चले जाते हैं। अब भैया देखो, ये हो गया 35 पेज। ठीक है, 15 पेज से 35 पेज तक राष्ट्रीय घटनाएं, राष्ट्रीय समाचार, राष्ट्रीय घटनाएं पूर्ण हो गई। जहां से विस्तार 15 पेज से विस्तार शुरू हुआ था, 35 पेज पे खत्म हो गया। अब ये जब खत्म हो गया राष्ट्रीय घटनाएं, तो अब मैं राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित वन लाइनर भी पढ़ा दे रहा हूं। ये देखो, 1 नंबर पेज है, और 1 नंबर से, और तुम्हारा भैया है कहां तक, ये है, ज्यादा दिया है, 5 नंबर पेज तक। 5 पेज और पढ़ना है, 5 नहीं, 6वें पेज, हाँ 6वें पेज तक है। यहाँ से अंतरराष्ट्रीय शुरू हो गया है, तो ये तो विस्तार वाला अंतरराष्ट्रीय पढ़ने की बात करेंगे, यानी यहाँ तक हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, चलिए आइए। और अब देखो, जब मैं पढ़ना शुरू करूंगा, आप सुनना शुरू करोगे, तब आपको अच्छा बहुत लगने वाला है। क्यों? क्योंकि तब आपको याद आएगा, अच्छा अच्छा, इसीलिए सर कहते हैं कि बाद में इसे पढ़ना चाहिए। यदि आपने कल का क्लास देखा है तो, और अगर कल का 15 से 30 पेज तक का नहीं देखा है, तो आज 31 से 35 तक अगर आपने सुना है ध्यानपूर्वक, तब भी आपको लास्ट में समझ में आ जाएगा कि हाँ, सुनने का और पढ़ने का मुझे क्या लाभ मिला, और कैसे मुझे चीजें याद आने लगती है। ठीक है, चलिए, अद्यतन सार संग्रह नंबर 1 से राष्ट्रीय सूचनाओं से शुरुआत करेंगे। ओके, तो पहला पॉइंट है, जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? ये जून 2024 का न्यूज है। जो विस्तार में छूटा है, उसकी कुछ चीजें यहाँ पे ऐसी दी होती है जो विस्तार में नहीं होती हैं, यहाँ पे दी जाती हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होता है, या फिर फोकस करने वाली चीज होती है। ठीक है, तो जो बहुत ही विस्तार पूर्वक जरूरी होता है, जिसमें बहुत सारे डेटा वगैरह होते हैं, नाम होते हैं, उन सबको वहां दे दिया जाता है। कुछ जो केवल एग्जाम की दृष्टि से वन लाइनर टाइप के महत्वपूर्ण होते हैं, वो तो दिया ही जाता है। साथ ही साथ कुछ चीजें जो विस्तार पूर्वक दी होती है, उसमें खास इंपॉर्टेंट है, जो लोग समझते हैं, वो जो है वन लाइनर के रूप में दे देते हैं। ठीक है, तो पहला जो है वह है, जून 2024 में किस केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाला एक प्रशासनिक इकाई घोषित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, लद्दाख को। ठीक है, ये तो बिल्कुल नया हो गया। अगला जो है, जून 2024 को भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना कहां शुरू की गई है? झारखंड में, और झारखंड में कहां पे? जामताड़ा जिले के कस्ता कोयला ब्लॉक में। तो ध्यान रखिएगा, भारत की पहली पायलट परियोजना है जो भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए समर्पित है, झारखंड के जामताड़ा में। अगला जो है वह है 25 जून से 27 जून 2024 के बीच भारत की 64वीं अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई? वह हुई नई दिल्ली में। भारत में पहली बार आयोजित हुई है यह बैठक। 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और कई अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, अगला देखते हैं, जून 2024 को किस शहर को यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर
यानी सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किया गया। पहले पार्ट में मैंने पढ़ाया था, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हुआ होगा, केरल का कोझिकोड। देखिए वही विस्तार का सबसे मुख्य चीज जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछी जाने वाली, उसी को फोकस कर दिया है। अगला है वह राज्य जो वह राज्य जिसने जून 2024 में बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना शुरू की है। कौन सा योजना? बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। वह राज्य है झारखंड। ये देखिए नया चीज है। वह राज्य जिसके सभी जिलों में 1 जुलाई 2024 से प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है, वह राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। वह कौन सा ऐसा राज्य है जिसके सभी जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की गई है? वह राज्य है मध्य प्रदेश। अगला देखते हैं, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र कब से प्रारंभ हुआ? डेट जरा याद रखना, ठीक है, 24 जून 2024। हो सकता है पूछ ही दे। अगला है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला हाल ही में देश का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 3। ध्यान रखिएगा, फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम शुरू करने वाला दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसमें भी टर्मिनल 3 है। ओडिशा के कटक से बीजेपी सांसद जिन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, भर्तृहरि महताब। हम लोगों ने पढ़ा था, याद आया? बिल्कुल क्लिक कर रहा होगा कि इन्हीं को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। हम लोगों ने पहले क्लास में पार्ट 1 वाले क्लास में इसको पढ़ा था। वहीं का शार्ट दे दिया कि एग्जाम में हो सकता है पूछ दे, अब पूछता भी है। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल ने भारत के किस शहर को जून 2024 में वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का टैग प्रदान किया गया है? ए हर नगर जो है, शहर जो है, सिटी जो है, वह है श्रीनगर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वह नगर श्रीनगर है। अगला प्रश्न, 25 जून 2023 को 24 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डायरिया से जुड़े किस अभियान का शुभारंभ किया है? राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान, इस नाम को कई तरीके से घुमा करके विकल्प बनाया जा सकता है। हाल ही में वन्य जीव विशेषज्ञों द्वारा पहली बार किस राष्ट्रीय उद्यान में धारीदार सिसिलियन, ठीक है, इचियोथियोफिस, क्या है इचियोथियोफिस, रुकिए डिलीट करते हैं, ऊपर ढक गया है, थोड़ा सा पतला पेन करते हैं, थोड़ा सा और पतला कर देते हैं ताकि अच्छा ढक जाए, ठीक है। धारीदार सिसिलियन इथियोफिस एसपीपी की उपस्थिति का दस्तावेजीकरण किया गया है, वह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अगला है, पेन इसलिए बार बार बदल रहे हैं ताकि आपको कुछ चीजें स्पष्ट जो है दिखाई दे और मिक्स ना हो। जून 2024 में जारी दुनिया के 180 देशों में के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत का रैंक है वह है 176वीं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सूचियों से प्रश्न कभी कभी आता रहता है। अपने कर्मचारियों को सड़क दुर्घटना में मृत्यु की स्थिति में 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देने वाला देश का पहला राज्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह राज्य है कर्नाटक। ठीक है, अपने कर्मचारी हैं कर्नाटक सरकार के, अगर उनका सड़क दुर्घटना में मृत्यु होती है तो उन्हें 1 करोड़ रुपए का बीमा मुआवजा देगा। वह ऐसा करने वाला पहला देश का राज्य है कर्नाटक। ठीक है, आइए, देश की शीर्ष गैस आपूर्ति करता कंपनी भेल होगा, एक मिनट भेल, हाँ गेल है, फेल नहीं है, गेल है। ठीक है, देश की शीर्ष गैस
आपूर्तिकर्ता कंपनी गेल ने कहां पर 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की पहली सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना स्थापित करने की घोषणा की है। वह स्थान मध्य प्रदेश में है, सीहोर। ठीक है, ध्यान रखना इसका भी। अगला देखते हैं, 19 जून 2024 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? 63वीं। ये सब अंतरराष्ट्रीय समाचार है, इसे हम लोग जो है आगे भी पढ़ेंगे। 25 मई से 28 मई 2024 के बीच कहां पर मालाबार नदी, मालाबार तट केरल के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है, तो मालाबार नाम ले लिया तो केरल में होगा और स्थान है कोझिकोड। जून 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया? जाहिर सी बात है, नालंदा राजगीर में है, और राजगीर कहां है? बिहार का एक जिला है। वहीं पर किसने उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। याद रखना अच्छे से। 21 जून को 10वां अंतरराष्ट्रीय योग, कौन सा योग? 10वां को भी ध्यान रखना। बाय द वे 8, 9, 10 फोकस कर दे, आपको पता ही नहीं कि 9वां था कि 10वां था। तो 10वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का जो महोत्सव का आयोजन किया गया वह श्रीनगर में किया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, जून 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोग केंद्र के रूप में किस भारतीय संस्थान को नामित किया है? हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान। ये भी देखो हम लोगों ने विस्तार में पढ़ा था, याद आ रहा होगा आप लोगों को। पृथ्वी विकास मंत्रालय भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी से अद्यतन रहने के लिए हाल ही में किस नाम के 2 ऐप जारी किए हैं? दामिनी और मेघदूत। बड़ा अच्छा नाम है, ठीक है, याद रखना। भारत सरकार ने मौसम संबंधी जानकारी के लिए 2 ऐप जारी किया गया है। एक का नाम है दामिनी, दूसरे का नाम मेघदूत है। ठीक है, अगला पेज पे चलते हैं, 2 नंबर वाले पे। गुजरात के भुज में बने स्मृति भवन, याद आ गया, विस्तार में हमने पढ़ा था। स्मृति वन भूकंप स्मृति संग्रहालय का चयन जून 2024 में किसके लिए हुआ है? यूनेस्को प्रिक्स वर्सेस संग्रहालय पुरस्कार के लिए। याद आया? यूनेस्को प्रिक्स वर्सेस सम्मान प्रतिवर्ष असाधारण वस्तुकला और शिल्प के लिए दिया जाता है। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्च रेल ब्रिज जहां जून 2024 में भारतीय रेलवे द्वारा ट्रायल किया गया, वह कौन सा जगह है? चिनाब ब्रिज, जम्मू कश्मीर। ये भी पढ़ा था, याद आया कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं। जून 2024 में कौन ग्रीन डे के बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की एम्बेसडर बनी है? ग्रीन डे के क्या है यार? ग्रीन टी सुना था, ग्रीन डे के क्या है? कुछ भी होगा। बेटर न्यूट्रिशन ब्रांड की एम्बेसडर बनी है पीवी सिंधु। हाल ही में नीले रंग की चींटियों की नई प्रजाति जो खोजी गई है वो कहां पर की गई है? अरुणाचल प्रदेश में, नीले रंग की चींटियों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल, कौन सी पहल? भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है, वह है उत्तराखंड। ठीक है, नई दिल्ली स्थित सेना का वह अस्पताल जहां अत्याधुनिक त्वचा बैंक, बहुत इंपॉर्टेंट, त्वचा बैंक खोला गया है, वह है रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल। ठीक है, याद रखना, नई दिल्ली में है। अगला है, जून 2024 में किस राज्य सरकार ने, अच्छा यहां ऊपर है, जून 2024 में किस राज्य ने पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ किया है? वह राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा? पीएम श्री पर्यटन हवाई सेवा। ठीक है, वह राज्य सरकार जिसने बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में निजुत मोइना योजना की शुरुआत की है, वह राज्य है असम। इंपॉर्टेंट है,
कौन सा राज्य है जो बाल विवाह पर अंकुश लगाने के लिए निजुत मोइना योजना का शुरुआत किया है? असम। जून 2024 में उत्तराखंड स्थित जोशी मठ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? जो जैसे ही नाम है, जोशी मठ था, ज्योतिर्मठ कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखना, जोशी मठ से ज्योतिर्मठ। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भारत के किस आईआईटी के साथ मिलकर मल्टी ड्रग प्रतिरोधी रोग जनकों पर शोध कर रहा है? वह है आईआईटी मद्रास। ठीक है, याद रखना, मद्रास, आईआईटी मद्रास। जून 2024 में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के दृष्टि से। उनका नाम है अनामिका राजीव। ठीक है, क्या नाम है? अनामिका राजीव, पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जून 2024 में जारी दुनिया के 146 देशों की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत कौन सा स्थान दिया गया है? 129। ठीक है, जून 2024 में भारत के किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उठ रहा है? नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत सही। भारत किस ग्रीन हाउस गैस का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत बनकर उठ रहा है? नाइट्रस ऑक्साइड, NOT। इंपॉर्टेंट है। N2O भारत का वैश्विक स्तर पर 11% उत्सर्जन करता है, वहीं चीन कितना करता है? 16। चीन पहले स्थान पर 16% के साथ, भारत 11वें स्थान पर है N2O के उत्सर्जन में। जून 2024 में किस निजी क्षेत्र की कंपनी को भारत में उपग्रह संचार सेटकॉम सेवाएं शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र से मंजूरी मिली है? रिलायंस की सहायक कंपनी जियो को। ठीक है, आइए, जून 2024 के मध्य प्रदेश सरकार ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के अलावा किस वन्य जीव अभ्यारण्य में चीतों को रखने के लिए घोषणा की है? देखो भैया, कूनो बड़ा ही चर्चित रहा है, यहाँ पे ला करके जो है रखा गया है चीतों को। अब दूसरा जो घोषणा किया है मध्य प्रदेश सरकार ने, वह किया है गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य में। ठीक है, ध्यान रखना। जून 2024 में सिपरी द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, परमाणु हथियारों पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या है 172। अंतरराष्ट्रीय न्यूज है, हम लोग अंतरराष्ट्रीय न्यूज में भी इसको देखेंगे। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 2024 में बिहार के किन 2 स्थलों को अंतरराष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि? याद आया, नकटी और नागी। इसको मिलाकर के कितने हो गए बिहार में? 3। ठीक है, एक कौन था? बेगूसराय में। याद है? देखो, मुझे याद हो गया, आप लोगों को इतने अच्छे से पढ़ाया हूं, क्या मैं साल भर से थोड़ी रट रहा हूं? सुबह पढ़ाया हूं और अभी मुझे याद है। ठीक है, मतलब आज शाम को ही, आज कैसे, मतलब अब तो डेट बदल गया है, तो 12 तारीख में पढ़ाया हूं, शाम को 7 बजे वीडियो डाला हूं, उसमें पढ़ाया हूं, याद है मुझे। जून 2024 में आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी किसे घोषित किया गया? अमरावती को। आधिकारिक राजधानी, ऑफिशियल राजधानी किसे घोषित किया गया भैया? अमरावती को। ठीक है, मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश की नीति शुरू की है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है। ये शुरुआत करने वाला सिक्किम पहला स्टेट है भारत का जो अपनी मई 2024 में किस राज्य के उच्च न्यायालय की बात है, ध्यान रखना, उच्च न्यायालय की बात है भाई, राज्य सरकार की नहीं है। उच्च न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू की है। वह उच्च न्यायालय कहाँ की है? सिक्किम की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 जून 2024 को भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? ये भी है चांगहू, पूर्वी सिक्किम में। ये भी अच्छा प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 9 जून 2024 को तीसरी बार गठित एनडीए की सरकार में कुल कितनी महिलाओं? 7 महिला। याद आ गया, 7 चरण में 7 महिलाओं में। ठीक है, 7 चरण चुनाव हुआ, 7 ही महिलाएं चुनी गई है।
मंत्री के रूप में, कुल महिलाओं की बात नहीं, मंत्री की बात कर रही है। जो शपथ ली है उसमें 7 महिलाएं हैं। नवीन पटनायक की जगह भारतीय जनता पार्टी के किस नेता ने 12 जून को उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद शपथ ली? मोहन मांझी। बहुत रटा हुआ नाम है, फोकस वाला। मई 2024 में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग भारतीय विश्वविद्यालय में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान मिला है? महात्मा गांधी विश्वविद्यालय केरल। ठीक है। अप्रैल 2024 में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत को रैंक प्रदान की गई है 10। ठीक है। 14 मई 2024 को इंडियन एयरफोर्स ने आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में किस नाम के पोर्टेबल अस्पताल को उतारा था? भीष्म। याद आ गया, पढ़ा था हम लोगों ने अभी। वाइटल फील्ड हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर मेडिकल सर्विसेज। भारत का वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को देखो यहाँ कट गया है, उसमें देख लीजिएगा, आगे लिखा है। हाँ, कट किया गया है। एक तो रामचरितमानस था, 3 था, इसमें एक ही नाम दिया है क्या? 3 था। एक तो रामचरितमानस था, और कौन था? क्या है, 1 मिनट, ये दूसरा तो नहीं है। भारत को वह महाकाव्य जिसकी पांडुलिपि को 2024 में यूनेस्को की में शामिल किया गया। हाँ, ये दूसरा है, वह है रामचरितमानस की पांडुलिपि। उसमें जो 3 नाम था वो अलग है, राष्ट्र वीडियो में आप देख सकते हैं। 14 मई से 25 मई 2024 के बीच फ्रांस के कांस शहर में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पाम डी कोर कैटेगरी में 30 वर्ष बाद, बहुत बड़ी बात है, 30 वर्ष बाद किस भारतीय फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? उसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, पायल कपाड़िया। अच्छा है, याद रखना थोड़ा सा। वह आईआईटी कंपनी जिसने 13 मई 2024 को फ्रांस के पेरिस में पहले ह्यूमन सेंट्रिक एआई सेंटर की स्थापना की है, वह है टीसीएस। इंपॉर्टेंट है, अच्छा है। अगला है 11 मई 2024 को किसे पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला डीजीपी नियुक्त किया गया है? अच्छा प्रश्न है, इदासिसा नुंगरांग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है वर्ष 2024 के लिए डेटलाइट पत्रिका की ग्लोबल डिजास्टर्स सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय स्टार बनी है दीपिका पादुकोण। डिसर्टर्स नाम ही ऐसा कठिन आ जाता है कि पढ़ने में उलझन हो जाती है। ठीक है। डिस्पर्टर्स का है यार, डिसर्टर्स। ठीक है, डिसर्टर्स। एक बार फंस गया जबान, दोबारा सही होता नहीं जल्दी। विश्व आर्थिक मंच द्वारा 21 मई 2024 को जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत को 119 देशों में कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 34वीं। ठीक है। केरल स्थित वह अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो मई 2024 में शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत पहला एयरपोर्ट बना, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट। याद आ गया होगा, इसे भी हम लोगों ने पढ़ा था। मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय उद्यमी और महिला फिटनेस उत्साही जिन्होंने 19 मई 2024 को माउंट एवरेस्ट की सफल चढ़ाई कर यह उपलब्धि अर्जित करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय बनी है, वो महिला का नाम क्या है? ज्योति रात्रे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, मध्य प्रदेश का। ठीक है। दूरदर्शन चैनल डीडी किसान, याद आ गया डीडी किसान के नाम से? बिल्कुल याद आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था। डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी स्थापना की 9वीं वर्षगांठ पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में किस नाम के पहले एआई एंकर को पेश किया है? एक का नाम, एक कृषि, दूसरा ओम। याद आ गया ना? ये हम लोगों ने पढ़ा था बहुत अच्छे से। तो आप लोग देख रहे हैं, बहुत सी चीजें वहां की यहाँ पर दी हुई है। चलिए, 26 मई 2024 को पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में तबाही मचाने वाले तूफान रेमल, जिसका नाम, तूफान का नाम रेमल था, इस नाम को किस देश द्वारा दिया गया था? ओमान। ये भी इंपॉर्टेंट है, तूफान का नाम तो इंपॉर्टेंट है ही, जो नाम तूफान का रखा था वो देश था ओमान। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अप्रैल 2024 को 6 नए उत्पादों के साथ
भारत में सर्वाधिक 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला शीर्ष राज्य बना है उत्तर प्रदेश। विशेष ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल के नजरिए से भी और राष्ट्रीय न्यूज के नजरिए से भी। ठीक है, 75 जीआई टैग प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला शीर्ष राज्य है। भारत के पहले बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन 24 अप्रैल 2024 कहां पर किया गया है? हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित झाकड़ी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार भारत कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा? 2030 तक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसरो के अध्यक्ष सोमनाथ द्वारा यह घोषणा की गई है कि 2030 तक भारत मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन प्राप्त कर लेगा। ठीक है, चलिए 21 मई 2024 को यूके लंदन में आयोजित लंदन वाइन फेयर में प्रदर्शित 55 देशों में 110 ब्रांडों को पछाड़कर मेघालय के किस उत्पाद ने ग्लोबल स्पिरिट्स मास्टर प्रतियोगिता में शीर्ष सम्मान प्राप्त किया? चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चेरापूंजी मेघालय में है, चेरापूंजी ईस्टर्न क्राफ्ट। अभी इतनी बार सुन लेंगे, पढ़ लेंगे ना, जैसे ही विकल्प मिलेगा भूल भी जाएंगे, ऐसा लगेगा मैं भूल गया हूं, लेकिन वहां जैसे ही विकल्प में आएगा चेरापूंजी का ईस्टर्न क्राफ्ट, तुरंत आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा। ठीक है, चलिए आइए दूसरा देखते हैं। जून 2024 में क्वाकवे रेला साइमंड्स द्वारा जारी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2025 में कौन भारत का विद्यार्थियों के मामले में सबसे किफायती शहर घोषित किया गया है? दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली। ठीक है, आइए भारत की वह अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी जिसने हाल ही में भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की है, टाटा एआईजी। ठीक है, टाटा एआईजी, ध्यान रखना, टाटा एआईजी। हाल ही में ब्रिटेन की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर ने देश की किस सुरंग को सबसे ऊंची सुरंग होने की मान्यता दी है? शेला सुरंग, 13,000 फीट ऊंचाई पर है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, आइए डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा तट से 29 मई 2024 को वायुसेना के सुखोई 30 लड़ाकू विमान से हवा से सतह, कहां? हवा से सतह पर मार करने वाले किस मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया? रुद्रम सेकंड। इंपॉर्टेंट है, कहां से? सुखाई 30 लड़ाकू विमान से, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। ठीक है, उपग्रह की बात आएगी इसरो, मिसाइल की बात आएगी डीआरडीओ। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह भारतीय पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से पर चढ़ाई करने वाले पहले पर्वतारोही बने, इनका नाम है संदीप गुप्ता। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानियों द्वारा हाल ही में खोजी गई समुद्री टार्डिग्रेड यानी जल भालू की नई प्रजाति का नाम चंद्रयान 3 की अभियान की स्मृति में रखा गया है, बैटिलिप्स चंद्रायणी। बैटिलिप्स चंद्रायणी। ठीक है, ध्यान रखना। आईआईटी कंपनी इंफोसिस ने आईटी कंपनी इंफोसिस को हाल ही में उसके किस सिस्टम के लिए ISO 4200 2023 प्रमाण प्रदान किया गया? एआई मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में शोधकर्ताओं की एक टीम ने पश्चिमी घाट में 140 वर्षों के बाद इस नाम के दुर्लभ वृक्ष प्रजाति है, इसका किया है उनियाला मल्टीबैक्टीरिया। ठीक है, भारत की निजी क्षेत्र की कंपनी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL द्वारा निर्मित पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 7 अप्रैल को केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से स्पेस एक्स रॉकेट फाल्कन 9 से किया गया है, TSAT-A1A।
टीसेट 1A, अच्छे से याद रखिएगा नाम। मई 2024 में किस राज्य सरकार ने गुटखा और पान मसाला पर 1 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? तेलंगाना ने। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न जो बन रहा है वह है मई 2024 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां। वहां देखो एक था रामचरितमानस, यहाँ पे आ गया 3 वाला। एक है तुलसीकृत रामचरितमानस, एक है विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र, एक है इनका नाम था क्या था, आनंद मोहन क्या करके था, सुहृदय लोक लोचन। ठीक है, ये है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल की गई भारत की 3 ऐतिहासिक पांडुलिपियां। तीनों का नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मॉस ने 30 मई 2023 को सिंगल पीस 3 डायमेंशनल 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट किस नाम से लॉन्च किया है? अग्निबाण। मेरा नोट्स है रामबाण और इसका नाम है अग्निबाण। ठीक है, अग्निकुल कॉस्मॉस सिंगल पीस 3 डायमेंशन प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट, इसका नाम है अग्निबाण। ठीक है, हाल ही में अपने स्कूली पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अप्रैल 2024 को किस आईआईटी को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से स्वदेशी रूप में विकसित हल्के कॉम्पैक्ट इन्वर्टर के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है? आईआईटी पटना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर के किस राज्य में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM की स्थापना की मंजूरी दी है? असम के कामरूप के मारामीटा में। इंपॉर्टेंट हो सकता है प्रश्न, ध्यान रखना। ठीक है, अगला है हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस कंपनी से समझौता किया है? उस कंपनी का नाम है विप्रो। ठीक है, अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर कैंसर रोगियों के इलाज के लिए उपयोगी भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया है? IIT बॉम्बे। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 4 मार्च 2024 को नई दिल्ली में, कहां पर? नई दिल्ली में आयोजित डिफक नेक्ट 24 के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? अदिति की। इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखना। 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने पेड़ लगाने के आह्वान के साथ किस अभियान की शुरुआत की है? एक पेड़ मां के नाम अभियान। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को किस अंतरिक्ष मिशन के तहत तीसरी बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंची हैं? बोइंग स्टार लाइनर मिशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल ही में कहां पर भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे खोला गया है? वाह, आयुर्वेदिक कैफे कहां है? राजधानी नई दिल्ली में, याद रखना, पूछ सकता है। मई 2024 में रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के 180 देशों में भारत को जो रैंक प्रदान की गई है 159। भारतीय सेना के 3 अंगों के बीच संयुक्तता को और सुधार लाने के उद्देश्य से पहला त्रिसेवा सम्मेलन 8 मार्च को नई दिल्ली में किस नाम से आयोजित किया गया? परिवर्तन चिंतन। वेरी इंपॉर्टेंट, परिवर्तन चिंतन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, परिवर्तन चिंतन नाम से। कुछ कट उठ तो नहीं गया था जी, पेज खिसक गया था। चलो आओ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 मार्च 2024 को कहां पर भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया है? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड, हिसार, हरियाणा में। ठीक है, महाराष्ट्र के सांगली जिले के छोटे कस्बे मिरज में बनाए जाने वाला किन वाद्य यंत्रों को 3 मार्च 2024 को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया है? सितार, तानपुरा। भारत सरकार ने
वर्ष 2019 में संसद में पारित किस विवादित कानून को मार्च 2024 में लागू कर दिया है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, वह देश जहां से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वह देश है हैती। हैती से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए जो भारत सरकार ने ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन इंद्रावती, वह किस देश में चलाया गया था? हैती। भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट मार्च 2024 का स्थापित किया गया धुलेरा, गुजरात। ठीक है, धुलेरा, गुजरात में। महाराष्ट्र सरकार ने 13 मार्च 2024 को अहमदनगर का नाम परिवर्तित कर नया नाम बनाया है अहिल्यानगर। अह से अहमदनगर, अ से अहिल्यानगर। भारतीय नौसेना ने 13 मार्च 2024 को तटवर्ती समुद्री जल में पनडुब्बी रोधी ऑपरेशन के लिए 2 जहाजों को शामिल किया गया है, INS अग्रम और INS अक्षय। ठीक है, चलिए 6 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो टनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अंडर वाटर मेट्रो टनल कहाँ? कलकत्ता में। ठीक है, याद रखिएगा इसको अच्छे से। संयुक्त राष्ट्र विकास समाधान नेटवर्क द्वारा मार्च 2024 में जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? 126। मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व न्यायाधीश को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, का नाम चेक कट गया है क्या? चलो कोई बात नहीं, आगे मिल जाएगा। बहुत सारे जो रैंकिंग वगैरह के देख रहे हो ना, इसके लिए यहाँ से परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो जो अंतरराष्ट्रीय न्यूज पढ़ेंगे हम लोग ना, उसमें भी बेकारी पता नहीं कैसे इसमें हमें लगता है इस बार वन लाइनर में राष्ट्रीय समाचार में अंतरराष्ट्रीय घुसा दिया है, पता नहीं कैसे हो गया है, जबकि राष्ट्रीय समाचार में ही राष्ट्रीय चीजें रहना चाहिए, अंतरराष्ट्रीय में अंतरराष्ट्रीय। ये सूची वगैरह तो अंतरराष्ट्रीय विषय की चीजें है, इसलिए कुछ ज्यादा ही पेज इसका हो गया है। मार्च 2024 में जारी तेंदुआ रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल तेंदुओं की संख्या 13,874 है, आपको याद आ गया होगा। और सबसे ज्यादा तेंदुआ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कुछ याद आया? चलिए, 18वीं लोकसभा के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? वह है मंत्रालय शिक्षा। अगला है 28 फरवरी, फरवरी लिखा हुआ है, फरवरी है 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की है? थूथुकुडी, तमिलनाडु में। अच्छा प्रश्न है, देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन चालित फेरी की शुरुआत की है थूथुकुडी, तमिलनाडु में। ठीक है, मार्च 2024 में स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जारी वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है अपने देश के दिल्ली की राजधानी। ध्यान रखना, स्विस संगठन IQ एयर द्वारा जो वायु गुणवत्ता है उसका ध्यान रखना, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। 21 से 23 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना डायलॉग का केंद्रीय जो विषय था वह था चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, थीम पूछा जाता है। अगला प्रश्न जो है वह है फरवरी 2024 में द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी लोकतंत्र सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो है 41। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 17 फरवरी 2008 श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपण वाहन GSLV F-14 से तीसरी पीढ़ी के किस मौसम विज्ञान का सफल प्रक्षेपण किया? इनसेट 3DS। याद आया, पढ़े थे हम लोग। ठीक है, 15 फरवरी 2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स और IIT मंत्रालय द्वारा कहां पर पहले डिजिटल फ्यूचर स्किल शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। यह है गुवाहाटी, असम। पूर्वोत्तर से प्रश्न पूछे जाते हैं। फरवरी 2024 में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स पर उपलब्ध होने वाले देश की पहली मेट्रो सेवा बनी है चेन्नई मेट्रो। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। वह वरिष्ठ IAS अधिकारी जिन्हें फरवरी 2024 में उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया, का नाम है राधा रतूड़ी। राधा रतूड़ी।
एक मिनट से राधा रतूड़ी आई है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में तेज रफ्तार वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या क्या प्राप्त हुआ है। तेज रफ्तार से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नमो भारत, वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस। 9 फरवरी 2024 को कौन सा राज्य पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला उत्तर पूर्वी पहला राज्य बना है? सिक्किम। ठीक है, अच्छा प्रश्न। मसालों और पार्क कला से संबंधित जड़ी बूटियों पर कॉन्डेक्स समिति की 7वां सत्र का आयोजन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, कुछ केरल में। ठीक है, चल 13 फरवरी 2024 को असम सरकार ने किस फल को राज्य फल के रूप में घोषित किया है? इसका नाम है काजी नींबू, खट्टा नींबू। काजी नींबू यानी खट्टा नींबू। कहाँ? असम। ठीक है, याद रखना, अच्छा प्रश्न है। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी जनरेटिव एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिसे भारत जीपीटी कहा जा रहा है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड। अच्छे से नाम याद रखना, कोरोवर प्राइवेट लिमिटेड। उड़ीसा राज्य सरकार ने फरवरी 2024 में अपने किस वन क्षेत्र को राज्य के चौथे बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त किया है, नामित किया है? नाम है गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। ठीक है, अच्छे से याद रखना, गुप्तेश्वर वन क्षेत्र। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने, कौन है? भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय सूद द्वारा 2024 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के किस पोर्टल को लॉन्च किया है? उसका नाम है स्वात। ठीक है, स्वात, महिलाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और नवाचार। स्वात में जो है काहे ऐसे लिखा गया है? स्वात केवल ऐसे लिखा जाता है, जबरदस्ती यहाँ पे काहे लगा दिया है? स्वात ऐसे नहीं होता है, स्वात ऐसे रहेगा। ठीक है, हाल ही में उत्तराखंड स्थित किस टाइगर रिजर्व में पहली बार लुप्तप्राय हाग हिरण देखा गया है? राजा जी टाइगर रिजर्व। राजा जी टाइगर रिजर्व में विलुप्तप्राय हाग हिरण देखा गया है। 18 से 21 फरवरी के बीच नई दिल्ली में आयोजित 7वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेला का मुख्य विषय था रामायण के माध्यम से विश्व को जोड़ना। अच्छा है, थीम है, याद रखना। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी 2024 को यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। इस मंदिर का नाम है 50 अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। ठीक है, ये वही शाखा है, हमें लगता है, जो अक्षरधाम दिल्ली में है। ठीक है, यूएई के अबू धाबी में पहला हिंदू मंदिर बना है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 14 फरवरी 2024 किया गया है। उसका नाम है 50 अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर। इंपॉर्टेंट, भारत के सबसे बड़े थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? कच्छ, गुजरात में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति फरवरी 2024 में न्यायमूर्ति रितु बाहरी को किस उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश महिला है नियुक्त किया गया? उत्तराखंड उच्च न्यायालय। इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड में दो चीजें इंपॉर्टेंट हो गया, एक मुख्य सचिव बनी है महिला, कोई है राधा रतूड़ी। यहाँ पे तो है, देखो ये राधा रतूड़ी पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई है उत्तराखंड में। ठीक है, और यही ये भी पहली महिला है न्यायाधीश है रितु बारी, जिन्हें उच्च न्यायालय का पहली मुख्य महिला न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जनवरी 2024 में डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना के किस नाम से मोबाइल ब्रिज सिस्टम का लॉन्च किया गया? सर्वर।
2 फरवरी से 4 फरवरी 2024 को एलोरा अजंता अंतरराष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन किया गया है। कुछ पेज कट गया है, ठीक है। जनवरी 2024 में जारी भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 भारत को रैंक प्रदान की गई है 93। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जनवरी 2024 में किसे विशिष्ट श्रेणी के तहत डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया गया है? भारतीय जनसंचार संस्थान, ठीक है। 6 फरवरी 2024 को समावेशिता और सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पर्पल उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में। राष्ट्रीय पर्पल उत्सव कहाँ मनाया गया? गोवा में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को ब्लैक होल एवं अन्य अंतरिक्ष पिंडों के अध्ययन हेतु किस उपग्रह को लॉन्च किया? याद आया, एक्सपोसैट उपग्रह, ठीक है, ध्यान रखिए। जनवरी 2024 में भारतीय नौसेना ने किन युद्धपोतों को उनकी 40 वर्ष की सेवा के बाद मुक्त किया है? INS चीता, गुलदार और किसको? कुंभीर को, ठीक है, याद रखिएगा नाम। अटल सेतु आ गया, देखिए 12 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से समुद्र पर बने देश के सबसे लंबे पुल जिसकी लंबाई 21.8 किलोमीटर है, मुंबई में राष्ट्र को समर्पित किया है? उसका नाम है अटल सेतु, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। जनवरी 2024 को हैदराबाद में नौसेना प्रमुख की उपस्थिति में अडानी ग्रुप ने किस नाम से भारतीय नौसेना के पहले स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन प्रदान किया है? दृष्टि 10 स्टार लाइनर, UAV, अनमैन्ड एरियर व्हीकल। इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, ध्यान रखिएगा। जनवरी 2024 में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में राज्य के सभी 784 दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की व्यापक मैपिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? पंजाब। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जनवरी 2024 में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल, कैमल माने ऊंट, का आयोजन राजस्थान में उपजाता होते हैं, वहां के बीकानेर में किया गया। बस बीकानेर याद करना, जैसलमेर मत करके चले जाना। जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क की किताब से सम्मानित किया गया? अभी तो पढ़े हैं, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में पहले पेंच टाइगर रिजर्व। 18 जनवरी से 21 जनवरी के बीच एशिया का सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे बड़ा विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन किया गया बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद। जनवरी 2000 तेलंगाना की राजधानी है। जनवरी 2024 में किसके द्वारा वन व्हीकल वन फास्ट ट्रैक लॉन्च किया गया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा, ठीक है। मुंह दर्द करने लगा भैया, बोलते बोलते नींद भी बहुत तगड़ी आ रही है। जनवरी 2024 में काला घोड़ा महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन जो किया गया वह मुंबई महाराष्ट्र में। काला घोड़ा का जो महोत्सव होता है मुंबई होता है, यात्रा याद। जनवरी 2024 को किस राज्य में 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोह जूझ का आयोजन किया गया? असम में, तमिलनाडु वगैरह साइड में मत चढ़े जाना, पिक्चर देख के, ठीक है। 9 वर्षों के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई जिसका नाम मोहनूज है, आयोजन असम में किया गया, ठीक है। जनवरी 2024 में अमेरिका के ट्रैवल पोर्टल ट्रैवल एंड लीजर द्वारा जारी 2024 के टॉप 10 सोलो ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन में राजस्थान के किन 2 शहरों को शामिल किया है? वह है नंबर 1 जैसलमेर, जो दूसरे स्थान पे है उदयपुर 9वें स्थान पर विश्व सेंसस में, ठीक है। राजस्थान के 2 शहर हैं
जैसलमेर जो दूसरे स्थान पर, उदयपुर 9वें स्थान पर। पक्के पागा हार्निवल महोत्सव, देखो यहाँ पे हार्निवल महोत्सव एक तो नागालैंड में भी होता है, ध्यान रखना। जीएस में भी प्रश्न पूछा गया, हार्निवल महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया, नागालैंड में तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे पक्के पागो ऐड कर दिया है, तब ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। केवल हार्नबिल रहेगा नागालैंड। पक्के पागे हार्नबिल महोत्सव के नवे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। जनवरी 2024 में उत्तर पूर्व के पहले प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की नींव रखी गई है डिब्रूगढ़ असम में। इंपॉर्टेंट और अच्छा प्रश्न हो सकता है। 30 जनवरी 2024 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 180 देशों की भ्रष्टाचार जो सूची जारी की गई, उसमें भारत को 93वीं रैंक दी गई। ठीक है। ये सूची उची चक्कर में मत परेशान होना, ये सब लगता है भूल गया है, उसको मैं व्यवस्थित तरीके से बताऊंगा कैसे याद किया जाता है। अगला और लास्ट जो न्यूज है भैया, वो है कि जनवरी 2024 में उड़ीसा सरकार ने अपने किस टाइगर रिजर्व से सटे क्षेत्र में दुनिया के पहले विशेष मेलानिस्टिक टाइगर सफारी की घोषणा की है, शिमली पाल टाइगर रिजर्व में। याद आ गया। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय घटनाओं का विस्तृत क्लास 2 पार्ट में और वन लाइनर भी दूसरे पार्ट में ऐड करते हुए समाप्त कर दिया गया है। अब अगला जो क्लास होगा, वीडियो होगा, वो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम होगा। छोटे छोटे पॉइंट में पढ़ेंगे, 10-10 पेज पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा बोझ नहीं पालना है, उतना ही खाना है जितना बच जाएगा। ठीक है। कोई आफत नहीं है मैराथन मैराथन ड्रामाबाजी करने की, और मुझे इस ड्रामाबाजी में तनिक भी विश्वास नहीं है। कौन 12 घंटे 14 घंटे पढ़ता है, मजबूरी क्या है भाई, कौन सा ड्रामाबाजी प्लान रखा है, पढ़ाई हो रही है कि नौटंकीबाजी हो रही है। पढ़ाई पढ़ाई की तरह होना चाहिए। ठीक है। मैराथन मैं नहीं करूंगा, मैं तो ऐसे ही पढ़ाऊंगा जितना पढ़ पाओगे आप, और जितना पढ़ा पाऊंगा मैं, और जितना अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है। ये जो ड्रामाबाजी कोचिंगों द्वारा यूट्यूबियों द्वारा शुरू किया गया है, ये पढ़ाई नहीं है, बिजनेस है भैया। व्यू लाओ, ये करो वो करो, पता नहीं क्या है, रोक रोक के 5 दिन में 10 दिन में बनाते रहो मैराथन। आपके पास सिस्टम है, आदमी है, बनाओ बैठ करके। लेकिन वो करता कौन है, किसके पास समय 12 घंटे 13 घंटे कौन मैराथन करता है जी, कौन माइक लाल है जो 12-13 घंटा बैठ पढ़ता है। तो क्या जरूरत है 12 घंटे बनाने का, आराम आराम बनाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ आराम से। तो यहाँ से देखो अंतरराष्ट्रीय वन लाइनर है, इसे हम अंतरराष्ट्रीय वाला डिटेल पढ़ने के बाद इसमें लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक है। इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पीडीएफ की जहां तक बात है, तुरंत टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। ठीक है। और वहां पर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा, वहां से पढ़िएगा। और ये हिंदी का किताब है, आप सोचते होंगे सर रोज इसके बारे में चर्चा करते हैं, बिल्कुल चर्चा करते हैं, क्योंकि बहुत ही मेहनत से हैंड रिटेन नोट्स दिया गया है। मार्केट में नया है, मैं भी नया हूँ, नया चैनल अभी खोला हूँ, किताब भी नया निकाला हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप कहीं न भटके। 5-7 किताबों को पढ़ने से अच्छा है इसी एक किताब को पढ़ करके 55+ मुस्कुरा करके मार के आइए। चाहे जितना हिंदी कमजोर हो, यदि आपने इस किताब को अच्छे से पढ़ लिया तो 55+ स्कोर रहेगा, इस बात का मेरा दावा है। और आप ये कह भी नहीं कर सकते कि सर आपने झूठ बोला, गलत बोला, क्योंकि मैं साक्ष्य दिखाने में बड़ा माहिर हूं और दिखाऊंगा गिन गिन कर। और आरओ जो 2023 वाला निरस्त हो गया पेपर ना भैया, निरस्त वाला, उसका प्रूफ मैं दिखा चुका हूँ 55+ का। ठीक है। और कहीं नहीं जाना है, इसी यूट्यूब चैनल पे ही दिखाया हूँ, आप लोग आकर के देख सकते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करते 55+, 57-58, ऐसा लोग बहुत लोग करते हैं, लेकिन वो बहुत भटकते हैं। एक किताब पढ़े कि ये किताब पढ़े कि ये किताब पढ़े, एक किताब पढ़े, 4-5 किताबों को पढ़ते हैं तब तक पढ़ते हैं। और वही स्कोर आप बिना भटके केवल एक किताब से, मात्र एक किताब से कर लीजिए तो सोने पे सुहागा नहीं हो जाएगा। इससे बेहतर, उससे बाहर कुछ भी नहीं। और हिंदी का एक ऐसा अस्त्र है जो सभी प्रश्नों को कर देगा पस्त। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो दोस्तों के साथ देखिए, इस चैनल को शेयर करते रहिए, ये आपका चैनल है। जितना यहाँ पर लोग जुड़ेंगे उतनी ही ज्यादा खुशी होगी। हालांकि मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने जो सब्सक्राइबर बटोरा है वो किसी का हाथ पकड़ के जबरदस्ती नहीं खींचा है। उनको पसंद करते हैं और मेरे पास आते हैं, वो उनका प्यार है हमारे प्रति। ठीक है। तो मैं खरीदने बेचने वाला काम तो नहीं कि पैसा दे के प्रमोट कराओ, ज्यादा से ज्यादा व्यू करवाओ, लोगों को बटोरो, वो सब तो भैया नहीं कर पाऊंगा।
बस आप लोगों को पसंद आए, आप लोग जुड़ते जाइए, ऐसे ही कारवा बनता चला जाएगा और हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।